हेलो स्टूडेंट, मैं एस यादव आपका ही कक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक मानव भूगोल के मूल सिद्धांत और उसका अध्याय 8 जिसका नाम है परिवहन एवं संचार। और इसके पूर्व में हमने 3 वीडियो देखे और 3 वीडियो में जो सबसे पहला जो वीडियो था उसमें हमने पढ़ा स्थल मार्ग, और स्थल मार्ग के अंदर हमने पढ़ा उसके अंदर सड़क मार्ग। उसके बाद सेकंड वीडियो के अंदर देखिए हमने देखा स्थल मार्ग का ही एक पार्ट रेल मार्ग, और उसके बाद तीसरे वीडियो में हमने पढ़ा जल परिवहन, और जल परिवहन को 2 भागों में बांटा गया, एक तो समुद्री मार्ग और दूसरे थे आंतरिक जल मार्ग। तो समुद्री जल मार्गों को हमने पिछले वीडियो के अंदर पढ़ा और आज वाले वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे आंतरिक जल मार्ग यानी जल परिवहन का ही एक रूप। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, आंतरिक जल मार्गों के अंदर सबसे पहले देखिए जो चित्र दिखाया गया, एक नहर का चित्र दिखाया गया है। दूसरा आप एक चित्र देखेंगे, एक नदी का चित्र दिखाया गया है, अर्थात नहर के अंदर जलयान चलते हुए, और दूसरे चित्र में आप देखेंगे नदियों के अंदर जलयान चलते हुए दिखाए गए हैं। तो इसी से देखिए सीधा सा अपने पास एक अर्थ निकल के आता है, आंतरिक जल मार्ग किसे कहते हैं। आंतरिक जल मार्ग नदी, झील, तालाब या हम कह दें नहरों के माध्यम से जिन जल मार्गों का संचालन किया जाता है उनको क्या कहा जाता है, आंतरिक जल मार्ग। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं आंतरिक जल मार्ग, और आंतरिक जल मार्गों की यदि हम बात करें तो देखिए नदियां, नहरें, झीलें तथा तटीय क्षेत्र प्राचीन समय से ही महत्वपूर्ण जलमार्ग रहे हैं। यानी कहने का मतलब है कि समय की दृष्टि से देखें तो ये जलमार्ग कैसे रहे, प्राचीन जलमार्ग। इनमें बड़े देखिए जलयान नहीं चलते थे, छोटे छोटे जलयान हमेशा चलते रहे हैं। आगे देखिए आंतरिक जलमार्गों का विकास नहरों की नौगम्यता, चौड़ाई और गहराई, जल प्रवाह की निरंतरता तथा उपयोग में लाई जाने वाली परिवहन प्रौद्योगिकी पर निर्भर करता है। जैसा कि स्पष्ट लिखा है यहाँ पर, जो आंतरिक जल मार्ग हैं इनका विकास देखिए किस पर निर्भर करता है। इनका विकास प्रमुख रूप से निर्भर करता है नौगम्यता, यानी आने जाने में किसी प्रकार की कोई बाधाएं नहीं हो। दूसरा है देखिए यदि नहर हो या नदी हो या झील हो, उसकी क्या बात कर रहे हैं, चौड़ाई और उसकी गहराई। चौड़ाई अधिक हो और गहराई अधिक हो तो देखिए जलयान आसानी से आवागमन कर सकते हैं। और देखिए जल प्रवाह सीधा सा है, यदि देखिए झील के अंदर, नदी में या नहरों में जल की मात्रा कम है अर्थात जल प्रवाह कम पाया जाता है तो देखिए ये परिवहन सही रूप से संचालित नहीं हो सकता। उसके लिए क्या जरूरी है, जल प्रवाह अत्यधिक जरूरी है, और वो भी कैसा होना चाहिए, निरंतर लगातार प्रवाहित होते रहना चाहिए। आगे देखिए उपयोग में लाई जाने वाली परिवहन टेक्नोलॉजी, और आज के दिन यदि हम बात करें तो देखिए परिवहन साधनों के अंदर सबसे महत्वपूर्ण पार्ट आने लगा है उनकी टेक्नोलॉजी, अर्थात जिसे हम कहते हैं परिवहन प्रौद्योगिकी या तकनीकी भी काम में लाई जाती है। इस तरह से जल मार्गों को प्रभावित करने वाले काफ़ी कुछ कारक हैं, या हम ऐसे भी कह सकते हैं जल परिवहन के विकास के अंदर देखिए अनेक प्रकार के कारकों का क्या है, महत्व होता है। आगे देखते हैं, सघन वनों से अत्यधिक भारी वस्तुएं जैसे कोयला, सीमेंट, इमारती लकड़ी तथा धात्विक अयस्क इत्यादि का आंतरिक जल मार्गों द्वारा यातायात किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर जहाँ सघन वन है, जहाँ सड़क मार्गों का विकसित नहीं होता या हम कहते हैं रेल मार्गों का निर्माण संभव नहीं है, उन क्षेत्रों में हमारे पास एक ही मार्ग बचता है, वो कौन सा है, जल मार्ग। और जल मार्ग से देखिए हम यहाँ जो वस्तुएं पाई जाती है उनका क्या करते हैं, परिवहन करते हैं। जैसा कि मैं आपको एक रोचक तथ्य बताता हूँ, अफ्रीका के अंदर यदि हम बात करें मध्य अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो देखिए मध्य अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी का नाम है कांगो नदी, जो मध्य अफ्रीका के बीचों बीच बहती है। इस नदी वाले क्षेत्र को यदि देखा जाए तो उसके आसपास घना जंगल पाया जाता है, और घने जंगल के कारण वहां न तो सड़क मार्ग है और न रेल परिवहन है। तो वहां पर परिवहन का मात्र एक ही साधन है, वो क्या है, जल। और जल के रूप में यदि देखें तो वहां पर एक पाई जाती है नदी, उस नदी का नाम है कांगो नदी। इसीलिए देखिए मध्य अफ्रीका का हाईवे कौन सी नदी को कहा जाता है बच्चों,
मध्य अफ्रीका का हाईवे कहा जाता है, कांगो या जायरे नदी को ही कहा जाता है, क्योंकि आवागमन का मात्र एक ही वहां पर देखिए मार्ग उपलब्ध है। वो कौन सा है? नदी मार्ग। इस तरह से देखिए आगे, प्राचीन काल में परिवहन के मुख्य राजमार्ग के रूप में नदी मार्ग ही प्रयुक्त हुआ करते थे। पहले देखिए यदि प्राचीन काल की बात करें, आवागमन के रूप में प्रमुख रूप से कौन से मार्गों का अनुसरण किया जाता था? नदी मार्गों का अनुसरण किया जाता था। और आगे चलते हैं, देखिए आंतरिक जलमार्गों के रूप में नदियों की सार्थकता घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय परिवहन तथा व्यापार के क्षेत्र में सभी विकसित देशों में मान्यता प्राप्त कर चुका है। तो कहने का मतलब है इसको मान्यता मिल चुकी है। नदी जो मार्ग हैं, चाहे ये राष्ट्रीय हो सकते हैं और अंतर्राष्ट्रीय भी हो सकते हैं। ऐसे कुछ एग्जाम्पल भी मैं आपको दिखाऊंगा आगे कि कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग हैं या कौन कौन से राष्ट्रीय जल मार्ग। राष्ट्रीय जल मार्ग का अर्थ होता है एक ही देश के अंतर्गत, अंतर्राष्ट्रीय जल मार्गों का अर्थ होता है एक से अधिक देशों के अंदर नदियां प्रवाहित होती हैं और उनसे जलमार्ग गुजरते हो। देखिए बच्चों, आपको ये याद भी होगा या आपने सुना भी होगा कि नदियों के अंदर देखिए जिस चीज का परिवहन किया जाता है उसी नाम से उन नदियों को जाना जाता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल दूं और आप उसके अंदर देखेंगे कि भारत में कोयला नदी किसको कहा जाता है? तो भारत में कोयले का देखिए एक तरह से परिवहन होता हो, उस नदी को कहा जाएगा कोयला नदी। और ऐसी कौन सी नदी है? दामोदर नदी। ऐसे ही विश्व में भी एक नदी है जिससे कोयला का देखिए क्या किया जाता? परिवहन किया जाता है। कौन सी नदी है? राइन नदी की सहायक नदी जिसका नाम है रूर नदी। ऐसे ही देखिए अफ्रीका की एक ऐसी नदी भी है जिससे तेल का देखिए क्या किया जाता? परिवहन किया जाता है और उस नदी को कहा जाता है ऑयल रिवर या तेल नदी कहा जाता है। और अफ्रीका के कौन से देश में बहती है वो नदी? नाइजर के अंदर देखिए बहने वाली नदी, इसीलिए उसका नाम पड़ा नाइजर नदी। इस तरह से देखिए नदियों के नामकरण। आगे देखिए, जल मार्ग विश्व के महत्वपूर्ण वाणिज्यिक या हम कह सकते हैं देखिए व्यापारिक मार्ग हैं। तो कहने का मतलब है कि जल मार्ग भी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर कैसे मार्ग हैं? महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग हैं। और अब हम देखिए आगे महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गों को देखेंगे कि कौन कौन सी नदियों के अंदर महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग हैं। वैसे जानकारी के लिए देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूं बच्चों कि सबसे ज़्यादा यदि नदी जो जलमार्ग पाए जाते हैं वो विकसित देशों में अधिक पाए जाते हैं, विशेषकर यूरोप महाद्वीप, उसके बाद देखिए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। इन महाद्वीपों के अंदर विशेषकर जलमार्गों को सही ढंग से विकसित किया गया है, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण जलमार्गों को हम पढ़ेंगे विश्व के नदी जलमार्ग। और उनमें देखिए सबसे महत्वपूर्ण एक नदी जलमार्ग आता है जिसका नाम क्या है? राइन जलमार्ग। तो राइन किसका नाम है? एक नदी का नाम है। राइन किसका नाम है बच्चों? एक नदी का नाम है और यह यूरोप की सबसे व्यस्ततम नदियों में से एक नदी है। और यहां पर यदि हम देखें, आए दिन देखिए यहां पर जो जलमार्गों की लाइन लगी रहती है आवागमन के रूप में, यहां एक परिवहन की दृष्टि से महत्वपूर्ण नदी है जिसका नाम क्या है? राइन नदी। और ये भ्रंश घाटी में बहने वाली एक यूरोप की नदी है। और विशेषकर ये नदी देखिए स्विट्जरलैंड होते हुए जर्मनी और जर्मनी से होते हुए नीदरलैंड, और नीदरलैंड की भी यदि बात करें तो वहां पर देखिए उसका एक पोर्ट है, बंदरगाह है रॉटरडम, वहां तक देखिए इसका परिवहन होता है। और उसके बाद समुद्रीय जलमार्ग से जुड़ी हुई नदी है ये, जिसका नाम क्या है? राइन। और इसीलिए इसका नामकरण किया गया राइन जल मार्ग। यहां पर एक चित्र भी दिखाया गया है राइन नदी का, और राइन नदी के चित्र को आप देखेंगे कि यहां राइन नदी का देखिए प्रवाह क्षेत्र है और इसके अंदर जलयानों का आवागमन होता रहता है इस नदी वाले क्षेत्र से, इसलिए काफी महत्वपूर्ण नदी है, विश्व की सबसे व्यस्ततम नदी है, व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नदी है। और यदि हम कहें यूरोप का हृदय स्थल भी इसी नदी को कहा जाता है, क्योंकि यूरोप का व्यापार का जो केंद्र बना हुआ है यही नदी बनी हुई है। आगे देखते हैं, इसमें देखिए राइन नदी जर्मनी और नीदरलैंड से होकर प्रवाहित होती है।
नीदरलैंड में रॉटरडम में अपने मुहाने से लेकर स्विट्जरलैंड में बेसल तक यह 700 किलोमीटर लंबाई में नौकायन योग्य है। तो कहने का मतलब है अगर इस नदी में परिवहन देखें तो कितने किलोमीटर का है, 700 किलोमीटर का। अब मैं यहां पर एक चित्र बना रहा हूं और उस चित्र को हम देखेंगे। इसका उद्गम देखिए इस नदी का होता है स्विट्जरलैंड से, और उसके बाद ये नदी कहां चली जाती है, नीदरलैंड। तो यहां पर देखिए एक जगह है जिसका नाम है बेसल, स्विट्जरलैंड के अंदर बेसल शहर, और उसके बाद यहां देखिए नीदरलैंड में एक शहर है जिसका नाम है रॉटरडम। यहां तक, अब यहां से यहां तक की यदि हम लंबाई देखें तो इसकी लंबाई है लगभग 700 किलोमीटर, और इसमें परिवहन होता है। तो कहने का मतलब ये नदी कौन सी दिशा की ओर, उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। इसकी एक सहायक नदी और आती है, और इसकी जो सहायक नदी आती है उस नदी का नाम है रूर नदी। एक महत्वपूर्ण नदी है और जर्मनी में प्रवाहित होने वाली एक नदी जिसका नाम है रूर नदी। और जहां यह नदी प्रवाहित होती है, रूर नदी की बात करें, उस पूरे क्षेत्र के अंदर कोयले के भंडार पाए जाते हैं। तो देखिए यहां पर इस नदी के माध्यम से कोयले का क्या होता है, परिवहन होता है। इसीलिए इसे विश्व की कौन सी नदी कहा जाता है, कोयला नदी भी कहा जाता है। कौन सी नदी को कहा जाता है कोयला नदी, रूर नदी को कोयला नदी भी। जो राइन नदी की क्या है, महत्वपूर्ण है, ये देखिए एक सहायक नदी भी कहा जाता है। और पूरा का पूरा क्षेत्र औद्योगिक हृदय भी कहलाता है, क्योंकि यहां शक्ति के साधन के रूप में देखिए एक तो जल और दूसरा क्या मिलता है, कोयला मिलता है। इस तरह से एक महत्वपूर्ण नदी और व्यापारिक दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण नदी। और उसके आगे खुला देखिए महासागर, और उसके बाद देखिए बड़े बड़े जलयानों को देखिए इस नदी से जोड़ा गया है। तो लास्ट जो बंदरगाह है यहां पर, जिसे हम पोर्ट या पतन कहते हैं, जिसका नाम क्या है, रॉटरडम, और कहां पर है, हॉलैंड या नीदरलैंड। तो प्रमुख रूप से हॉलैंड या नीदरलैंड, उसके बाद आता है जर्मनी, और उसके बाद देखिए यहां पर आता है बेसल, स्विट्जरलैंड। तो इन क्षेत्रों के अंदर देखिए व्यापार की दृष्टि से महत्वपूर्ण नदी, और जिसका चित्र भी आपने देखा। आगे बढ़ते हैं और देखिए सामुद्रिक पोत कोलन तक पहुंच सकते हैं। तो देखिए ये क्या है, एक बंदरगाह है नदी के ऊपर स्थित। आगे देखिए रूर नदी पूर्व से आकर राइन नदी में मिलती है, यानी रूर नदी इसकी क्या है, एक सहायक नदी है। कौन सी दिशा से आके मिलती है, पूर्व से आकर मिलती है। जैसा कि इस चित्र में आप देख रहे हैं, यहां पर जो हमने प्रदर्शित की थी कौन सी नदी, रूर नदी, कौन से भाग से आके मिल रही है, पूर्व से आकर मिलती है। आगे देखिए यह नदी एक संपन्न कोयला क्षेत्र से होकर प्रवाहित होती है। कौन से क्षेत्र से, कोयला। इसीलिए इस रूर नदी को कहा जाता है कोयला नदी, और इसी की उपमा भारत में भी दी जाती है। भारत की रूर नदी किसको कहा जाता है, बच्चों याद रखना, भारत की रूर नदी कहा जाता है दामोदर नदी को, और भारत की कोयला नदी भी किसको कहा जाता है, दामोदर नदी को ही कहा जाता है। क्यों, क्योंकि उसके आसपास कोयला का देखिए क्या पाया जाता है, जमाव पाया जाता है, और उस नदी के माध्यम से कोयला का क्या किया जाता है, परिवहन किया जाता है। तो इस तरह से उपमाएं दी जाती हैं। आगे देखिए संपूर्ण नदी बेसिन विनिर्माण क्षेत्र की दृष्टि से अत्यधिक संपन्न है। विनिर्माण द्वितीय प्रकार की गतिविधियां या द्वितीय प्रकार के क्रियाकलाप, और विनिर्माण का अर्थ किससे लिया जाता है, उद्योग से लिया जाता है। देखिए इसका, जहां पर वस्तुओं को दूसरे रूप में बदल दिया जाता है या मूल्यवान वस्तुओं के रूप में क्या किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है। रूर के दक्षिण में फैली पट्टी से होकर भारी वस्तुओं का आवागमन होता है। तो देखिए ये जो रूर जो क्षेत्र है, जर्मनी का जो क्षेत्र है, इसके दक्षिण भाग के अंदर देखिए भारी, देखिए यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, खनिज पाए जाते हैं, जैसे लौह अयस्क जैसे। उनका भी परिवहन कहाँ से किया जाता है, इसी नदी के माध्यम से किया जाता है। और आगे बढ़ते हैं, देखिए यह जलमार्ग विश्व का अत्यधिक प्रयोग में लाए जाने वाला जलमार्ग है। तो यहां पर एक क्वेश्चन बनता है, देखिए विश्व का सबसे व्यस्ततम जलमार्ग कौन सा है, तो यहां हम लिखेंगे राइन जलमार्ग विश्व का सबसे व्यस्ततम जलमार्ग है।
आगे देखिए, प्रति वर्ष 20,000 से अधिक समुद्री जलयान तथा लगभग 2 लाख आंतरिक मालवाहक पोत वस्तुओं एवं सामग्रियों का आदान प्रदान करते हैं। तो अब आप यहाँ पर देखिए, इन डेटा से पता चलता है कि यहाँ पर कितने जलयानों का आवागमन होता है। 20,000 से अधिक तो कैसे जलयान आते हैं? समुद्री जलयान। और उसके बाद देखिए 2 लाख के लगभग कैसे आते हैं? आंतरिक मालवाहक पोत आते हैं यहाँ पर देखिए, जिनके माध्यम से देखिए वस्तुओं का क्या किया जाता है? आदान प्रदान। और देखिए यह जलमार्ग स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम तथा नीदरलैंड के औद्योगिक क्षेत्रों को उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग से जोड़ता है। तो ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन और बनता है कि राइन नदी जो जलमार्ग है कौन से समुद्री जलमार्ग को जोड़ता है? उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग को जोड़ता है। तो इस तरह से काफी महत्वपूर्ण जलमार्ग, जिसका नाम क्या था? राइन जलमार्ग। अब हम दूसरे जलमार्ग की ओर चलते हैं। देखिए दूसरा जलमार्ग यह भी यूरोप का है और जिसका नाम क्या है? डेन्यूब जलमार्ग। तो देखिए बच्चों, हमने पढ़ा सबसे पहले राइन जलमार्ग, वो तो किस में था? पश्चिमी यूरोप क्षेत्र में। और अब जो हम पढ़ रहे हैं ये पूर्वी यूरोप क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण जलमार्ग, जिसका नाम है डेन्यूब। तो डेन्यूब भी क्या है? एक नदी का नाम है। और ये नदी देखिए एक ऐसी नदी है विश्व में सबसे ज्यादा देशों और सर्वाधिक राजधानियों को जोड़ने वाली एकमात्र नदी है, और जिसे कहा जाता है डेन्यूब नदी। और उसी के आधार पर नाम पड़ा इसका डेन्यूब जलमार्ग। और यहाँ एक चित्र भी दिखाया गया है। देखिए डेन्यूब नदी का एक चित्र आप देख रहे हैं। नदी के आर पार देखिए ब्रिज भी बनाया गया है और काफी जलयान देखिए इसमें गुजरते हुए भी दिखाई गए हैं। तो यानी काफी महत्वपूर्ण जलमार्ग। और ये देखिए विभिन्न देशों और उनकी राजधानियों को जोड़ने वाला भी जलमार्ग है। लेकिन यदि एग्जाम में पूछा जाए यूरोप के कौन से भाग में है, और यूरोप की यदि हम बात करें तो पूर्वी यूरोप के अंदर, अर्थात पूर्वी यूरोप के देशों को जोड़ने वाला देखिए एक जलमार्ग है। और यहां हम देखते हैं यह महत्वपूर्ण आंतरिक जलमार्ग पूर्वी यूरोपीय भाग को अपनी सेवाएं प्रदान करता है। तो राइन नदी पश्चिमी यूरोप को देखिए अपनी सेवाएं प्रदान करता है। तो ये कौन से यूरोप को? पूर्वी यूरोप को। आगे देखिए डेन्यूब नदी ब्लैक फॉरेस्ट। अब ब्लैक फॉरेस्ट को यदि हम हिंदी में बोलें तो काला जंगल से निकलकर, ये ब्लैक फॉरेस्ट देखिए एक उच्च भूमि है। और ये उच्च भूमि कहां पाई जाती है? जर्मनी में पाई जाती है। वहां से इस नदी का उद्गम होता है। कौन सी? डेन्यूब नदी का। से निकलकर अनेक देशों से होती हुई पूर्व की ओर बहती है। और पूर्व की ओर यदि हम देखें तो यह नदी प्रमुख रूप से कहां पर गिरती है? काला सागर में जाकर गिरती है। कौन सी नदी? डेन्यूब नदी। मुख्य निर्यात किए जाने वाले पदार्थ गेहूं, मक्का, इमारती लकड़ी और उसके बाद मशीनरी। देखिए पूर्वी यूरोप की यदि बात करें हैं तो ये आता है कृषि क्षेत्र में। इसलिए यहाँ पर जो भी निर्यात होता है या आयात होता है किससे? कृषि से बनने वाले विभिन्न प्रकार के कच्चे माल या पदार्थों के रूप में। लेकिन पश्चिमी यूरोप की बात करें वो एक औद्योगिक क्षेत्र है। वहाँ पर उद्योगों से विनिर्मित वस्तुओं का क्या होता है? आयात या निर्यात किया जाता है। और आगे देखते हैं, देखिए यूरोप की ही एक तीसरी नदी, ये उत्तरी यूरोप में बहने वाली, जिसका नाम है वोल्गा नदी। और वोल्गा नदी के कारण इसका नाम पड़ा है वोल्गा जलमार्ग। तो वोल्गा क्या है? एक नदी है। और यह नदी प्रमुख रूप से देखिए कौन से देश में बहती है? रूस के अंदर बहने वाली एक नदी। और इसीलिए रूस की गंगा भी कहा जाता है किसको? वोल्गा को ही कहा जाता है। अर्थात हम कहें यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा नदी है यूरोप की। और कौन से देश में प्रवाहित होती है? ये रूस के अंदर प्रवाहित होता है। रूस में वल्दई की पहाड़ियां हैं, वहां से इसका क्या होता है बच्चों? उद्गम होता है। और उसके बाद यह नदी जाकर किस में गिरती है? कैस्पियन सागर में जाकर यह नदी अपना जल डालती है। तो इस तरह से ये तो नदी का एक जल मार्ग था जो मैंने बताया। और इसी मार्ग के अंदर होकर देखिए विभिन्न प्रकार के जलयानों का क्या होता है? आवागमन होता है। अर्थात रूस के अंदर महत्वपूर्ण आंतरिक जल मार्ग के रूप में जानी जाने वाली एक नदी, जिसका नाम क्या है? वोल्गा नदी। वोल्गा नदी के साथ साथ उसकी एक सहायक नदी भी बहती है जिसका नाम है डोन नदी।
डोन नदी और वोल्गा नदियों को जोड़ा गया है और एक नई नहर का क्या किया गया है, निर्माण भी किया गया है, जिसे कहा जाता है वोल्गा डोन नहर भी कहा जाता है। चलो अब पढ़ते हैं इसके अंदर। रूस में अत्यधिक संख्या में विकसित जलमार्ग पाए जाते हैं। तो रूस में कैसे जलमार्ग हैं, काफी विकसित है, जिनमें से वोल्गा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो कौन सा जलमार्ग काफी महत्वपूर्ण है, वोल्गा। तो रूस की गंगा वोल्गा नदी। रूस की सबसे बड़ी नदी की यदि हम बात करते हैं, वोल्गा नदी। आगे देखिए, यह 11,200 किलोमीटर तक नौकायन की सुविधा प्रदान करती है। तो यहां देखिए नौकायन यानी छोटे छोटे जलयान देखिए कितने किलोमीटर तक चल सकते हैं, 11,200 किलोमीटर तक इस नदी के अंदर परिवहन किया जा सकता है तथा कैस्पियन सागर में मिल जाती है। उद्गम तो होता है देखिए रूस के अंदर वल्दई की पहाड़ियों से, और उसके बाद ये नदी अपना जल कहां डालती है, कैस्पियन सागर के अंदर डालती है। आगे देखिए इसके अंदर वोल्गा मास्को नहर इसको मास्को प्रदेश से तथा वोल्गा डोन नहर काला सागर से जोड़ती है। तो यहां ये जो चित्र दिखाया गया है रूस का है। यहां पर आप देखिए सागर का नाम है कैस्पियन सागर, ये वाला, और यहां पर जो आप देख रहे हैं इसका नाम है काला सागर, ब्लैक सी, जिसे कहा जाता है काला सागर। और दो नदियां हैं यहां पर देखिए, एक नदी है जिसका नाम है वोल्गा नदी, वल्दई की पहाड़ियों से निकल कर आती है और अपना पानी कहां डालती है, कैस्पियन सागर में, और नदी का नाम है वोल्गा नदी। देखिए इस तरह से जो रूस की गंगा, रूस की सबसे बड़ी अर्थात हम कह सकते हैं यूरोप की सबसे लंबी नदी, जिसका नाम क्या है, वोल्गा, अपना पानी कहां डालती है, कैस्पियन सागर में। अब देखिए इसके पास एक सहायक नदी और है अलग से, छोटी नदी, और जिसका नाम है डोन नदी, और ये अपना पानी कहां डालती है, काला सागर के अंदर, और नदी का नाम है डोन नदी, और इस नदी का नाम है वोल्गा। अब दोनों नदियां देखिए अलग अलग हैं, लेकिन इन दोनों को जोड़ने के लिए यहां एक नहर बनाई गई है। देखिए इधर वोल्गा नदी और इधर डोन नदी, दोनों को जोड़ने के लिए एक नहर बनाई गई है, जिसका नाम है देखिए वोल्गा डोन नहर के नाम से जाना जाता है। तो इस नहर का हम नाम लिख सकते हैं वोल्गा डोन नहर। ऐसे ही देखिए उत्तरी क्षेत्र में मास्को, और मास्को के पास भी देखिए एक नहर निकाली गई है, और उसी का नाम क्या है, वोल्गा मास्को नहर, जिससे मास्को शहर को वोल्गा नदी से क्या किया गया, जोड़ा गया है। तो इस तरह से काफ़ी महत्वपूर्ण नदी जिसका नाम क्या है, वोल्गा, और काफ़ी महत्वपूर्ण जलमार्ग, इसलिए हम इसको कहते हैं वोल्गा जलमार्ग। आगे पढ़ते हैं, देखिए अब यहां पर हम पहुंचते हैं यूरोप के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, और संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर देखिए एक महत्वपूर्ण जलमार्ग है जिसका नाम है वृद्ध झीलें सेंट लॉरेंस समुद्री मार्ग, काफी महत्वपूर्ण जलमार्ग। और ये जो जलमार्ग है वृद्ध झीलें, जिसे कहा जाता महान झीलें, महान झीलें भी कहा जाता है इसे, और अंग्रेजी के अंदर देखिए इसे कहा जाता है ग्रेट लेक्स, अर्थात ये 5 लेक्स हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है फिंगर लेक्स भी कहा जाता है। और इन महान झीलों वाला जो क्षेत्र है वहीं से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सेंट लॉरेंस नदी, और इसी नदी के कारण देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण जलमार्ग बन जाता है। पहले नदी, उसके बाद ये झीलें, और इनसे जोड़ता हुआ एक समुद्री मार्ग बनता है, उसका नाम क्या है, वृद्ध झीलें सेंट लॉरेंस समुद्री मार्ग। और उसके बाद देखिए उत्तरी अटलांटिक महासागर से ये जुड़ जाता है, काफी महत्वपूर्ण जलमार्ग है ये। तो बात करते हैं उत्तरी अमेरिका की वृद्ध झीलें, जिनमें से देखिए 5 झीलों में से कुछ के नाम है सुपीरियर झील, हाइवरन झील, ईरी तथा ओंटारियो। उसके बाद कुछ नहर है शू नहर तथा वेलैंड नहर के द्वारा जुड़े हुए हैं तथा आंतरिक जल मार्ग की सुविधा प्रदान करते हैं। तो याद रखना इस चीज़ को, काफ़ी महत्वपूर्ण 5 तो झीलें हैं, और उन झीलों को आपस में जोड़ने के लिए एक नहर निकाली गई है, एक का नाम सू है और दूसरी नहर का नाम कौन सा है, वेलैंड नहर। इस तरह से कुछ नहरें भी हैं और झीलें भी हैं, और इन्हीं झीलों को कहा जाता है ग्रेट लेक्स,
महान झीलें, जिसे मैं चित्र के अंदर भी आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन आपको यहां याद दिलाना चाहूंगा बच्चों, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की, ताजा पानी की झील कौन सी है? और वो झील है सुपीरियर झील। कहां पर स्थित है? उत्तरी अमेरिका। ये झीलें जो आप देख रहे हैं, ये सारी की सारी झीलें दो देशों में हैं उत्तरी अमेरिका के, उत्तर में कनाडा और दक्षिण में संयुक्त राज्य अमेरिका। इन दो देशों के अंदर फैली हुई झीलें। और यहां जो मैं आपको चित्र दिखा रहा हूं, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का चित्र है। ऊपर वाले भाग को तो कहा जाता है, कौन सा देश है? कनाडा। नीचे वाले देश की यदि हम बात करें, इसे कहा जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका। और शॉर्ट में अंग्रेजी में इसे कहा जाता है यूएसए। इस तरह से देखिए, कनाडा और यूएसए की सीमा पर स्थित झीलें कितनी है? 5। सबसे पहले देखिए, हम बात कर रहे हैं विश्व की सबसे बड़ी और मीठे पानी की ताजा जो झील है, उस झील का नाम है सुपीरियर झील। और इस झील के किनारे एक शहर भी स्थित है, डुलुथ। कौन सा शहर है यहां पर? डुलुथ। उसके बाद दूसरी झील देखिए यहां पर आती है, जिसका नाम है हयूरन। ये नाम भी लिखा हुआ है, दूसरी झील। उसके बाद देखिए एक तीसरी झील आती है यहां पर, ईरी झील। ये नाम लिखा हुआ है इसका भी। और उसके बाद चौथे नंबर पर एक झील आती है जिसका नाम है ओंटारियो। और ओंटारियो झील के आगे यहां एक नदी बहती है और उस नदी का नाम है सेंट लॉरेंस नदी। नदी का नाम क्या? सेंट लॉरेंस नदी। और ये नदी जाकर कहां गिर जाती है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में जाकर गिर जाती है। और इधर से देखिए सीधे जलमार्ग आते हैं इस नदी से होते हुए और इन झीलों तक। झीलों में कौन सी झील है? ओंटारियो। अब इस झील को जोड़ने के लिए एक नहर बनाई गई है यहां पर, और उस नहर का नाम है वेलैंड नहर। कौन सी नहर बनाई गई है? वेलैंड नहर बनाई गई है। और इस नहर का नाम है ईरी झील, ईरी नहर। उसके बाद देखिए यहां जोड़ने के लिए भी एक नहर बनाई गई है और इस नहर को कहा जाता है शू नहर। कौन सी नहर कहा जाता है? शू नहर। और ये चारों झीलों आपस में जुड़ गई हैं, अर्थात इनको जोड़ा गया इन नहरों के माध्यम से। और सीधे जलयान देखिए सेंट लॉरेंस, ओंटारियो झील, और उसके बाद ईरी, और उसके बाद हयूरन, उसके बाद सुपीरियर यानी डुलुथ शहर तक देखिए यहां तक सीधे जलयान आ जाते हैं। अर्थात ये एक झील और नदी और उसके बाद सागर, तीनों रूपों के अंदर एक महत्वपूर्ण जल मार्ग। और इसे कहा जाता है दुनिया का दूसरा सबसे व्यस्ततम जल मार्ग, या उत्तरी अमेरिका का सबसे व्यस्ततम जल मार्ग कहा जाता है। दूसरा देखिए, एक यहां पर झील रह जाती है, 5वीं झील। और यह झील कौन से देश में स्थित है? इस झील की यदि हम बात करें तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका में है, कनाडा में स्थित नहीं है। और इस झील का नाम है मिशिगन। और देखिए यहां की एक रोचक बात और बताता हूं। मिशिगन झील के किनारे एक शहर स्थित है जिसका नाम है शिकागो। और यह विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन और मांस मंडी के रूप में जाना जाता है, जिसका नाम क्या है? शिकागो। इस तरह से देखिए ये 5 झीलें, और 5 झीलों को कहा जाता है ग्रेट लेक्स, और हिंदी में कहा जाता है महान झीलें। क्या कहा जाता है इन्हें? महान झीलें। और ये 5 महान झीलें काफी महत्वपूर्ण है, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण सुपीरियर झील, जो ताजा पानी की झील के रूप में जानी जाती है। अब देखिए हम इनकी विशेषताओं को पढ़ते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले देखते हैं सेंट लॉरेंस नदी की एस्चुरी। एस्चुरी देखिए, जब नदी सागर में अपना जल डालती है और डालते समय जब वो एक विस्तृत डेल्टा नहीं बनाती है और उसमें यह भी पता नहीं चलता सागरीय जल कहां तक है और नदी का जल कहां तक है, दोनों का देखिए मिलन हो जाता है, उसे क्या कहा जाता है? एस्चुरी कहा जाता है। वृहद झीलों के साथ उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भाग में विशिष्ट वाणिज्यिक जल मार्ग का निर्माण करती है, अर्थात एक व्यापारिक जल मार्ग का निर्माण करती है। इस मार्ग पर स्थित मुख्यतः पतन डुलुथ ये झील के किनारे है। जैसा कि मैंने आपको यहां पर बताया था, यह बंदरगाह देखिए सुपीरियर झील के किनारे, जिसका नाम क्या है? डुलुथ। क्या नाम है? डुलुथ। और बुफालो, यहां पर भी देखिए ये ईरी झील के किनारे स्थित एक बंदरगाह, जिसका नाम क्या है? बुफालो। सभी आधुनिक समुद्री पतन की सुविधाओं से युक्त हैं। तो ये महत्वपूर्ण इन झीलों के किनारे क्या पाए जाते? पोर्ट, बंदरगाह या पतन पाए जाते हैं। आगे देखिए,
इस प्रकार विशाल सामुद्रिक जलयान महाद्वीप के आंतरिक भाग में मॉन्ट्रियल तक नौकायन करते हैं। तो देखिए, मॉन्ट्रियल एक शहर है कनाडा का, सेंट लॉरेंस नदी के किनारे स्थित एक शहर जिसका नाम क्या है, मॉन्ट्रियल सिटी। वहां तक देखिए क्या है, नौकायन की सुविधाएं। आगे देखिए, परंतु इन नदियों पर पाए जाने वाले छोटे छोटे प्रपातों के कारण सामानों को छोटे मालवाहक पोतों पर लादना पड़ता है। यहां देखिए छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, वाटरफॉल पाए जाते हैं, जलप्रपात पाए जाते हैं। अर्थात इन नदियों के क्षेत्र का जो ढाल है वो एक समान नहीं है, इसलिए देखिए यहां पर छोटे छोटे जलयान यानी मालवाहक जो यान होते हैं उनको काम में लिया जाता है और सामान को लादा जाता है। इससे बचने के लिए नहरों को 3.5 मीटर तक गहरा बनाया गया है। तो देखिए दूसरा ऑप्शन क्या होता है, उनकी गहराई को बढ़ा दिया जाए। और कितना गहरा किया गया, 3.5 मीटर तक क्या किया गया, गहरा किया गया है। और उसके बाद देखिए अंत में हम आंतरिक जलमार्ग पढ़ते हैं, उत्तरी अमेरिका की एक महत्वपूर्ण नदी। और देखिए एक ही देश में बहने वाली दुनिया की सबसे बड़ी नदी, और उस नदी का नाम है मिसिसिपी नदी। कौन सी नदी है, मिसिसिपी नदी। और प्रमुख रूप से यदि इस नदी की बात करें तो कौन से देश में बहने वाली नदी है, संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसको क्या कहा जाता है, यूएसए। क्या कहा जाता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका में बहने वाली यहां पर देखिए एक महत्वपूर्ण नदी। और इसकी एक सहायक नदी और है मिसौरी नदी, इसलिए देखिए संयुक्त रूप से इसे कहा जाता है मिसिसिपी मिसौरी नदी। और एक बहुत बड़ा जल प्रवाह क्षेत्र भी बनाने वाली यह नदी है। तो देखिए इस नदी की बात करें, मिसिसिपी ओहियो जल मार्ग संयुक्त राज्य अमेरिका के आंतरिक भागों को दक्षिण में मैक्सिको की खाड़ी के साथ जोड़ता है। तो देखिए ये मैक्सिको की खाड़ी में गिरने वाली एक महत्वपूर्ण नदी जिसका नाम है मिसिसिपी नदी। और मैक्सिको की खाड़ी का देखिए जलीय भाग को भी बढ़ाने वाली एक महत्वपूर्ण नदी जिसका नाम क्या है, मिसिसिपी नदी। और ये दक्षिणी भाग में बहती है अगर हम बात करें तो यूएसए की। और आगे देखिए, लंबे स्टीमर इस मार्ग के द्वारा मिनियापोलिस तक जा सकते हैं। तो यहाँ एक शहर है जिसका नाम क्या है, मिनियापोलिस। वहाँ तक देखिए बड़े बड़े लंबे लंबे जल मार्ग के अंदर जो काम आने वाले स्टीमरों का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। जैसा कि यहाँ चित्र में दिखाया गया है, ये देखिए मिसिसिपी नदी और उसके अंदर देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं एक जलयान जो इस नदी से होकर गुजर रहा है। तो एक महत्वपूर्ण नदी। इस तरह से देखिए हमने प्रमुख रूप से कुछ नदियां तो देखी यूरोप की, राइन नदी, डेन्यूब नदी, वोल्गा नदी। उसके बाद देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा, अर्थात दोनों की बात करें तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की, वहां पर हमने झील, नदी और समुद्र से जुड़ने वाला जलमार्ग देखा। और अंत में देखिए हमने उत्तरी अमेरिका यानी यूएसए की महत्वपूर्ण नदी जिसका नाम है मिसिसिपी नदी और इसके जलमार्ग को भी हमने पढ़ा। इस तरह से ये काफ़ी कुछ देखिए आंतरिक क्षेत्रों में प्रवाहित होने वाले जलमार्ग हैं और विशेषकर जो हमने पढ़े हैं झील और नदियों वाले देखिए जलमार्गों को। और इस तरह से आज का जो हमारा जो टॉपिक था आंतरिक जलमार्ग, और आंतरिक जलमार्ग में विश्व के महत्वपूर्ण आंतरिक जलमार्ग एक एक करके हमने उनके मानचित्र के रूप में और उन नदियों के चित्र के रूप में इनको समझा और देखा। अगला जो वीडियो में लेके आऊंगा उसके अंदर देखिए जल मार्गों के बाद जो अगला जो आएगा हमारा कौन सा आएगा, वायु परिवहन, पाइपलाइन परिवहन। और उसके बाद देखेंगे हम संचार को देखेंगे और एक एक करके हम उन सब बिंदुओं को पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।